प्रिय अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय जय सिया राम। आप लोगों ने आज शाम से प्रतीक्षा की होगी कि आज अदालती कार्यवाही में क्या हुआ। अपनी निजी व्यस्तताओं के बीच में जो लगभग थोड़ी देर पहले समाप्त हुई, हालांकि उसमें मैं पूरा नहीं कर पाया, कई चीज़ों को पोस्टपोन करना पड़ा। मैं बिल्कुल, मेरे पास वक्त ये नहीं था कि मैं शाम को मुझे ख्याल आया कि पता नहीं क्या हुआ, रात ज़्यादा है तो किसी को मैसेज करना या किसी से जानकारी लेना औचित्यपूर्ण नहीं। लेकिन आप लोग पेशेंस रखिए, ये विधिक कार्यवाही है तो जब आर्डर सार्वजनिक होता है तो पता ही चलेगा कि डेट लगी ही होगी, तभी ऐसे कोई अगर वैसा जजमेंट आ गया होता, कोई निर्णय आया होता तो ज़रूर पता चला होता। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें कुछ मामला आगे बढ़ा होगा। फिर भी यह बात पिछली बार की तरह फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि अगर आज की डेट में जब 14 सितंबर लग गया है और 2 बजे तक अगर आर्डर आ गया तो आर्डर पे ज़रूरी हुआ, कोई महत्वपूर्ण कंटेंट हुआ तभी, नहीं तो उसके लिए वीडियो बनाना कोई मतलब नहीं। अगर खाली तारीख लगी है, क्या मतलब उससे? हाँ, कोई दिशा निर्देश है, कोई आवश्यक सूचना है, पेपर के द्वारा कटिंग सुबह आ जाती है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग चुपचाप निश्चिंत होकर पढ़िए, हम रोज़ की तरह यही समझाएंगे। ये वक्त दोबारा लौट के ना आएगा। जिसके जिसके लिलार पे, अधिवक्ता बहनों को भी कह रहा हूँ, जिसके जिसके लिलार पे 2024-25 वाले बैच में उत्तर प्रदेश में अपर जिला जज, सिविल जज जूनियर डिवीज़न और उत्तर प्रदेश में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बनना तय कर दिया है परमात्मा ने, उसके बाह्य लक्षण पे आज चर्चा करूंगा। उसके इस समय के लक्षण कैसे हैं होंगे तो आप पहचान सकते हैं। हालांकि हर बार की अपवाद की तरह इस बार भी अपवाद रहेगा। जो फर्जी सर्टिफिकेट, गलत ढंग से, जैक से जो 1-2-3% जो भी, उन पे बात नहीं कर रहा। आज की वीडियो इसी पर केंद्रित होगी कि वो कौन व्यक्ति हो सकता है जो हायर जुडिशरी में सिलेक्शन पा जाए, वो कौन व्यक्ति हो सकता है जो जूनियर डिवीज़न में इस बार सिक्सर लगा दे, कौन हो सकता है कि आने वाली एपीओ में सिलेक्शन पा जाए, बदले हुए सिलेबस में नई संहिताओं के बीच पा जाए। क्या लक्षण हो सकते हैं उसके, इस पर एक चर्चा 20 मिनट हम आपसे करेंगे। दिल थाम के बैठिए, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको सीधे तौर पर पसंद नहीं भी आ सकती, लेकिन यहाँ पसंद नापसंद का सवाल नहीं है। अगर डॉक्टर ने डायबिटीज़ में आपसे कह दिया है कि करेले का जूस पीजिए, तो वहाँ पसंद नापसंद देखेंगे, जहाँ जीने मरने का सवाल है। ये बल्कि अनुकरण करेंगे कि आखिर खासियत क्या है कि इतना कड़वा भी इस समय उपयोगी है। जैसे जीवन में कोई भी मेडिसिन लीजिए एलोपैथ में, तो आप देखते हैं वो बहुत कड़वी होती है, और वो जितनी कड़वी होती है उतने कड़वे चीज़ को नष्ट करती है। अगर ठंड लग के बुखार आपको आ रहा है, ज्वर है, फीवर है, तो आप देखें अगर टाइफाइड से भी ज़्यादा बार बार बुखार आता है, दवा लेने पे भी आपका छोड़ता नहीं बुखार, हड्डी पकड़ लिए अगर ग्रामीण सेक्टर की भाषा में कहें, तो ऐसे में डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं बहुत ही कड़वी कसैली दवा, जो एक नाम से मशहूर है। हालांकि मैं उस दवा का नाम लेके यहाँ से उसका पब्लिश नहीं कर रहा, मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन नाम बड़ा मशहूर है, जूड़ी ताप। उसको अगर आप लें, 2 बूंद जीभ पे पड़ जाए तो अगर नीम का तेल हमने पी लिया। इतना कड़वा, लेकिन राहत इमीडिएट। ऐसे ही जीवन में जो चीज़ आपको अपनाने में बहुत कड़वी लग रही है, उसका परिणाम गीता भी कहती है, योग भी कहता है, वो निश्चित तौर पर सुखकारी है। इसके उलट अगर आप इसके पीछे सुख, लाभ और भोग, सुख, लाभ और भोग, इसमें फंस गए, अक्सर फंसते हैं। जैसे दीपक यहाँ जल रहा हो तो उस जहाँ भी दीपक जल रहा हो, आजू बाजू अगर कहीं कुछ चीज़ ऐसी है, कूड़ा करकट का संग्रह है, दलदल ज़मीन है और कीड़े मकोड़े आने की संभावना है, तो इतने कीड़े आ जाएंगे कि वो दीपक पे जल जल के उस पर मरेंगे।
इसी पे कबीर दास जी ने लिखा, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम युएं पड़त। माया दीपक नर पतंग, यानी माया जो है दीपक के स्वरूप है। एक मृग मरीचिका, क्या है ये लाल लाल दिख रहा है। इसी चक्कर में ना गौर वर्णा, जैसे एक बड़ा प्रचलित आधुनिक जमाने में गाना आया, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, वो ठीक इसी पॉइंट पर है। जो मन पर नियंत्रण जिसका नहीं है, जो विचार नहीं करता, जो विवेक का इस्तेमाल नहीं करता, वो आज के इस व्यावसायिक ऑनलाइन ऑफलाइन के ज़माने में, जहाँ भयंकर भ्रष्टाचार है, भयंकर बहरूपियापन है, ये पहचान नहीं कर पाता कि वास्तव में ये गुणवान है, हमारे लिए गुणकारी है, हम अगर यहाँ जुड़े तो फायदा पहुँचाएगा, ये तय नहीं कर पाता। क्यों? बाह्य रंगो रोगन वो व्यक्ति ज़्यादा बनाए लेता है सही होने का। जैसे जो डकैत है या जो भिखारी के रूप में आपके दरवाजे पे रोज आ रहा है लेकिन नीयत खराब है, तो उसके अंतर का जो अंतर मन है, इसको बहुत कम लोग होंगे जो उसको रोज भिक्षा देते होंगे और ये पढ़ पाएँ कि ये आदमी भिखारी के रूप में आता ज़रूर है लेकिन ये भिखारी नहीं है। इसीलिए चाहे आपकी जो जांच एजेंसियां हैं, उच्च स्तरीय जांच एजेंसियों की बात कर रहा हूं, सीबीआई की भी नहीं, सीबीसीआईडी जो राज्य स्तर पे सर्वोच्च संस्था है, या रॉ जो आपका उससे भी जो खुफिया विभाग की जो जांच करता है, या जो ईडी को भी ले सकते हैं। इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं अधिकतर आईपीएस रैंक के होते हैं। आईपीएस सिलेक्शन पाने के बाद लाल बहादुर एकेडमी में, और उसके बाद उनका ट्रेनिंग लगभग वो हमेशा बराबर चलता रहता है, लेकिन शुरुआती 1.5 साल चलता है। उसमें इतना ट्रेंड किया जाता है कि कितनों सातिर बदमाश हो, चाहे उसका इनकाउंटर करना पड़े एसपी साहब को, सब कुछ। डीवाईएसपी की भी ट्रेनिंग दी जाती है, दरोगा की भी ट्रेनिंग एसपी को दी जाती है, लाके थाने पे बताया जाता कैसे कैसे काम होता है। तब वो आदमी एक प्रॉपर प्रयोग में, फील्ड में उतरने लायक जिले का सबसे बड़ा पुलिस कप्तान बनता है, इतनी ट्रेनिंग के बाद, इतने मार्गदर्शन के बाद। लेकिन उस शख्स की भी बात कर रहा हूँ कि जो इतना ट्रेनिंग लेके आया है, वह भी जब पद पे पहुँचता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आईपीएस इतना कॉमन कॉन्शियस रखता हो, अवचेतन मन विकसित हो, उसका विवेक पूर्ण हृदय हो, उसमें तार्किक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक समझ हो, उसमें व्यक्ति को पढ़ने, अपराधी और व्यक्ति में से सदाशयतापूर्ण, सुहृदयी व्यक्ति और कुटिल व्यक्ति की पहचान करने की परख हो। पुराने ज़माने में अक्सर शादी विवाह का समय हो या गौशाले में गाय बछड़ू लेने के लिए अगर आदमी जाता था खरीदने वगैरह के लिए, तो वहाँ एक चीज़ बड़ी मायने रखती थी। बुजुर्ग क्या कहता है कि परख है बाबू तभी चलना। शादी विवाह के मामले में भी ये चीज़ अप्लाई है, हालांकि उसमें तेज़ी से वो हुआ है, प्रगति भी, वो कहते हैं अवनति हुई है, उसका कोई फ़र्क नहीं। आदमी इतना दिखावे में जी रहा है कि खुद दिखावा करते करते सामने वाले को भी समझ नहीं सकता कि ओरिजिनल है या नहीं। इसीलिए लोग जितना कृत्रिम इंतजाम करते हैं, आप देखें शादी में, तिलक में जो चल रहा है, अब मैं तो हैरान होता हूँ कि अफसर होने के बाद ये नीचतापूर्ण कृत्य है। इसको सौष्ठवपूर्ण कृत्य नहीं मानेंगे, इसको मानविकीय विकास नहीं मानेंगे। चाहे वो दर्शन पढ़ा हो, चाहे वो राजनीति पढ़ा हो, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो कितने बड़े पैकेज वाला व्यक्ति हो, अगर वो यही सब कर रहा है जो सोसाइटी में उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अच्छा मौका था ऑफिसर बनने के बाद एक सामान्य दर्जे की, एक सामान्य पढ़ी लिखी ऐसी लड़की से शादी करे जिसको बहुत कम दिक्कतों से उसकी लाइफ आगे बढ़ी हो, प्रतिभा संपन्न हो, उसके लेवल के प्रतिभा की कम से कम पहचान करने की क्षमता हो, अगर उसने पढ़ाई लिखाई करी है। जीवन के किसी छोर पर देखेंगे तो आपको 2 ही चीज़ में दिक्कत आ रही है, नक्कालों से सावधान कैसे हों, और यही चीज़ आपकी इस तीनों तैयारी में आ रही है। कहाँ जुड़ें, इतना बड़ा सिलेबस हो गया है, तो 3 नई संहिताएं आ गई हैं, कैसे पढ़ें, मुझे कौन गाइड करे, कौन ईमानदार गुरु है, इत्यादि। मैं अपने रेगुलर वीडियो में, यहाँ तो नहीं, यहाँ मैं कहना उचित नहीं समझता,
सभी अपने अपने मस्तिष्क के हिसाब से ईमानदारी से जो काम कर रहा है, सब प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन अपने उस वीडियो में जिसमें मैं लाइव लॉ की क्लास ले रहा हूँ, बेसिकली वो हिंदी मीडियम की क्लासेस होती हैं, उसमें मैं कसर नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि वो जो क्लास देख रहा है उसमें चाहे 2 ही मिनट चाहे 4 ही मिनट उसको लेक्चर जरूर मिलना चाहिए, जिससे उसे दिमाग के घोड़े का फितूर इधर से उधर ना हो जाए, कंसंट्रेशन रहे, फोकस रहे। ऐसे जीवन में अगर आपने शिक्षा ग्रहण की है तो शिक्षा के वास्तविक मूल्य का मतलब होता है सोच का विकास। आपकी जो थिंकिंग की टेंडेंसी है वो बिल्कुल पलट जाए। उसमें ट्रेडिशन, माँ बाप की प्रासंगिकता, जन्मभूमि, एरिया, क्षेत्रवाद बीच में नहीं घुसना चाहिए। और यही जब आप एसए के पेपर में, लैंग्वेज के पेपर में, यहाँ तक कि स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल लॉ या सिविल लॉ के क्वेश्चन के आंसर में, जहाँ आपका अपना निजी ओपिनियन बहुत मायने रखता है, अपनी मनगढ़ंत विचारधारा उलट के आते हैं, पलट के आते हैं, सोचते हैं कि आप सबसे बेहतर सोचते हैं, नंबर कट कुट के 0 हो जाता है। आप समझ ही नहीं पाते नंबर कहाँ काट लिया। मैं बात क्या कह रहा था कि मैं बेसिक ये स्पेशली इस बात पे फोकस करना चाहूँगा, अगर हायर जुडिशरी में जिसके दिमाग में प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस को फोकस करके कॉमन रूप से सबसे ज़्यादा इस पर काम चल रहा है कि हाई कोर्ट ने शर्त लगाई है कि प्रत्येक पेपर में 40% अनिवार्य है, उसके जतन में वो लगा है। वो इम्पोर्टेंट छांट के नहीं पढ़ रहा, लगभग सिलेबस को ख़त्म कर रहा है। और अगर इतने विचित्र वातावरण में हायर लेवल की जॉब पाने के लिए निश्चित तौर पर गृहस्थी से परिपूर्ण व्यक्ति होगा, प्रैक्टिस करता होगा, समय उसका अदालतों में खपता होगा, अदालतों से घर आने के बाद भी दिमाग चटता होगा, फिर भी अगर उसका कोई प्लान्ड वे में ऐसा चल रहा है, जो कि मैं मान के चलता हूँ लगभग 1%, यानी 4045 लगभग 4500 लोग मेंस लिखने या प्री देने जाएंगे, इनमें से 1% उतना हो गए जितना सीट है 83। इस 83 की घमासान में वो बच्चे जो 40% को फोकस किए हैं अभी से क्या, जिस दिन सिलेबस डिस्क्लोज हुआ था, उनमें में से किसी का चयन होगा। ऐसे एपीओ और इसके लक्षण देखिए, और थोड़ी देर इधर बात कर लेते हैं हायर जुडिशरी के लिए। ऐसा अगर सोच लेने मात्र से नहीं हो जाएगा, उसके अनुरूप वो व्यवहारित हो रहा होगा। मैं क्या कहा, आप जो पढ़ाई लिख के पीएचडी, डीलिट, सर्विस पाए, उसके बाद तो आपकी भूख खत्म नहीं होती। क्या दिखाना चाहते हैं, किसको दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? और अगर आप सब यही करना श्रेयस्कर मानते हैं, अपने मन मियाँ मिट्ठू समझते हैं, गाड़ियों की, घरों की, लोगों की भीड़ को रिस्पेक्ट का दाम दे रखे हैं, तो आप में जड़ता है या उस क्राउड में जो आपके इर्द गिर्द घर के आसपास बिल्कुल इलिटरेट है, अशिक्षित है, उसको न विवेक है, र्यूमर्स पे जीता है, टुकड़ों पे पलता है, मलिन वस्त्रों में रहता है, विवेक शक्ति का उसका कहीं अता पता नहीं है, धूल धूसरी जिंदगी है, उस पर आप इतना फूल के कुप्पा हैं, उसको सोसाइटी का नाम दे रखा है, और उसके चलते आप इतने बड़े बहरूपिया हैं। कैसे लोगों को आप देखें, ऐसे वर्ग में ऐसे तथाकथित प्रतिष्ठित लोगों को समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये भी जहां जाते हैं ऐसे तथाकथित प्रतिष्ठित, इसीलिए तो कहता हूं बीबीआईपी कॉलोनी में, चाहे वो जजेज कॉलोनी हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, चाहे आईपीएस रैंक के अफसर हों, सब इसी बारात में शामिल हैं। मेरे देखे व्यक्तिगत तौर पर एक अधिवक्ता, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता की हैसियत से मेरे देखे सब नील बटे सन्नाटा, शिक्षा के नाम पर बाजारीकरण हावी है, और मिथ्या भ्रम में जीने वाले ठगे हुए विवेकहीन, किंग कर्तव्य विमूढ़, तेजहीन, बलहीन, शौर्यहीन और संस्कार विहीन लोग हैं। आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर भूल गए, आपको कलाम साहब भूल गए, आपको अब्दुल गफ्फार खां भूल गए, आपने देश के रंगरूटों को अपना हीरो बना रखा है। ठाट दिखा रहे हैं, आईएएस हो गए, 30 करोड़ लेंगे, वाह। ये सनक आपकी इस जुडिशरी की तैयारी में भी है। आपको रास नहीं आता, विदुर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको दुर्योधन का 56 व्यंजन भोग चाहिए।
महल चाहिए तब पढ़ेंगे आप। क्यों? रिच परिवार में पैदा हुए हैं, पैसा ज़्यादा है, जाइए हो जाए सिलेक्शन। इसीलिए चाहे 31 लोगों को भरा 2020 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने, मैं 18 से स्पेशली जान रहा हूँ, उसके पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन ये विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ, सन 76 से लेके आज तक, सन 76 से लेके आज तक जब से हायर जुडिशरी हो रही है, उसका 80 से 85% सिलेक्शन मिडिल क्लास के किसान के बच्चों ने एडीजे की कुर्सी ली है। क्यों? उसकी वजह यही है कि वो कानून में ढुके हैं। कानून पूछा जा रहा है। शर्त नंबर 1, परीक्षा लेने वाली संस्था का जो नियामक तंत्र है, जो न्यायमूर्तियों की वो कमेटी गठित है, वो वज्र बेईमान न निकल जाए। रिकॉर्ड है। और आपको बताऊं, 2018 पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 में जो माथुर साहब के रहते हुए यहाँ एग्जाम हुआ, काबिले तारीफ। खास करके 2 को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, 3 भी चलेगा, क्योंकि उसमें बेईमानी की बू नहीं आती। इसलिए ऐसी स्थिति में जब सिलेक्शन ईमानदारी से संस्था, कमीशन या हाई कोर्ट लेगा, तो ये तय मान के चलिए चयन उसी का होगा जो ईमानदारी से बगैर बहरूपियापने के शिकार हुए, सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस में दिए गए अनुबंधित शर्तों के अनुपालन पर जो कंडीशन लगाई गई है नियम। सिलेबस तो कुछ अधिकतर के तो सिलेबस मतलब होता का है पता है ना, वो क्या जाने कितने तो मूड ऐसे होंगे और सिलेक्शन पाने वाले जो जैक वाले, वो ये नहीं जानते होंगे कि हिंदी के कितने टॉपिक से एपीओ में सवाल आता है। लेकिन एपीओ बने डीवाईएसपी को, एसपी को सलाह दे रहे हैं, जिसका निक्कर खुदे न कसाए वो चला है डीवाईएसपी को सलाह देने। ये व्यवस्था का दुर्भाग्य है। आप लोग बुरा मान जाएंगे जो लोग रिजर्वेशन के कैटेगरी में हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने इस स्टेट में ओबीसी के रिजर्वेशन कोटे से मुझे बेनिफिट मिलता है, लेकिन मैं खुलेआम पूरी कट्टरता के साथ, पूरी ताकत के साथ विरोध क्यों करता हूँ। ये वो सब पद नहीं है जिनमें रिजर्वेशन घुसा दिया जाए। प्रतिभा नंबर 1 की होनी चाहिए। हाँ, प्रतिभा की मानसिकता गुलामी वाली ना हो। प्रतिभा की मानसिकता गुलामी वाली कैसे होती है? इंग्लिश में इतना रचा पचा बसा है कि इसको छोटा सा खुस्ती दस्ती तामीला सम्मन न पढ़ने आता। हद हो गई। लानत है उत्तर प्रदेश में जज बनने से। और ऐसे बहरूपिया देश के ऑफिसर्स, चाहे जुडिशियल हों चाहे एग्जीक्यूटिव हों, हर क्षेत्र में हैं। आप पहचान कैसे पाएंगे? व्यक्तिगत तौर पे पारखी हों, आप में समझ हो और आपका मसला कोई पड़ जाए, पांटे में आ जाए, तब समझ पाएंगे। ज़्यादातर फोकट का जीवन, अधिकतर मैंने क्या कहा, चुप्पा प्रकृति, बिल्कुल ना बोलने की आदत, जैसे लगेगा कितना विद्वान है ये। विद्वान कुछ नहीं होता। वो वक्त आने पर वो रात में वो कसरत करता है जजमेंट लिखने के लिए, क्या क्या नहीं करता वो। ऐसे कर्म करके आप जुडिशियल ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मत बनिए। या लवासना में एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए मत सोचिए। ये माइंड में रखिए कि ये माइंड की परीक्षाएं हैं, चाहे डॉक्टरी लाइन हो, चाहे अफसर लाइन हो, चाहे ये न्यायिक सेवा हो। इसमें चाहे आप रिजर्वेशन के कोटे में हो, रिजर्वेशन लें, जिसका विरोधी में नहीं, लेकिन धारणा ये बनाइए कि जनरल कैटेगरी का जो टॉपर होगा उसका भी मैं ऊपर क्रॉस करूंगा। ये कुवत रखिए। ये कुवत रखने के लिए रात दिन एक करना पड़ेगा। 40% लाने के लिए पर डे मेंटेन करना पड़ेगा। एपीओ में लैंग्वेज के पेपर से ज़्यादा प्रॉपर क्रिमिनल लॉ में एविडेंस वाले पेपर में मैक्सिमम नंबर लाने के लिए बीएसए और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 उसके कोरिलेशन को विधिवत समझना पड़ेगा। लिंकिंग मेथड आना चाहिए। थ्योरिकल ज्ञान मौलिक विधियों वाले चैप्टर में, जो लॉ का फर्स्ट पेपर होता है, आप जानते हैं आपके जूनियर डिवीजन के सिलेबस में 11 पेपर शामिल हैं। हायर का तो मत पूछिए। हायर में तो इतना कर दिया है कि देश का कोनो कानून नहीं बचा है। आप 11 पे कितना काम कर रहे हैं? आपको कभी फुर्सत मिली कि जो 9 एक्ट जुड़े हैं उस पर मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं? आप उसके लिए कितना प्रयास किए हैं पिछले 100 दिन में? कितनी ईमानदारी से उसके 60 नोट्स आपके अपने हाथ के बने हैं, किसी छपे छपे गाइड के नहीं। आप लोगों को अभी भी सबक नहीं आया। लोकल लॉ में नंबर क्यों कमाए? एक ही किताब से,
एक ही नोट से, वो भी बाजारू, सबने लिखे, हमको भी लिख के दिए, हमने भी नंबर नहीं दिए, नहीं दूंगा। इसीलिए अब की बार जो हमारी अधिवक्ता बहनें बहुत चतुर हैं, जिनको ईश्वर ने अद्भुत प्रतिभा दी है, वो समझ गई, पहले लाइन में समझ गई, इसलिए उनकी तैयारी वही उसी प्रकार से है जैसे बर्बरी का क्लब की थी। समझ रहे हैं? धुरंधर तैयारी कीजिए। अगर आप जुनूनी प्रकृति के हैं, सिलेबस में उस की पॉइंट को समझते हैं जहां टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करते हुए मुख्य परीक्षा के अंक को परिमार्जित रूप से बड़े स्तर पर, परिवर्तित रूप में बड़े स्तर पर भारी नंबर में बदला जा सकता है, तब तो आप मेहनत करेंगे ना। आपको इस तो आया राम गया राम, अरे हम तो ऐसे ऐसे गुरु को जानते हैं, ऐसे ऐसे लोग जुडिशियल ऑफिसर बने हुए हैं जो नोट्स वे नहीं बनाते। हाँ हाँ बिल्कुल, वो खाली शादी में फोटो खिंचाते, पकड़ लो ऐसे लोगों का साथ। ये आवश्यक रूप से कह रहा हूं, अगर आप ऐसे आचरण में व्यवहारित हो रहे होंगे, आप ही के लीलरवा पे परमात्मा ने लिखा है, इस बार यू आर श्योर सेलेक्टेड कैंडिडेट एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इन यूपी, एज ए सिविल जज जूनियर डिवीजन उत्तर प्रदेश सरकार, एज ए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर स्टेट होम मिनिस्ट्री उत्तर प्रदेश सरकार। कुछ पल्ले पड़ा, कुछ छू मंतर गया या प्रवचन नजर आ रहा है? कुछ हमारे कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं उछलते कूदते, कुछ कोचिंग के दूत होते हैं जिसको मतलब जिसके सीने पे मैं मूंग दल रहा हूं, छाती पे से मतलब कहते नहीं कि हमेशा सवार रहे, बर्दाश्त ना होता। आओ, दवाई है हमारे पास, यूट्यूब ने दे रखा है, मेरे पास नहीं। या केवल मेरी निगाह पड़ने की देरी है, सारा भूत उतार देता हूं। ये बात इसलिए बोली कि ये सिर्फ बोली नहीं, इसको एहसास करना ठंडे दिमाग से, नहीं किया शुरू करना। बहरूपियापन अगर भीतर है, त्यागने की कोशिश करना, एक दिन में नहीं जाएगा। अगर बहरूपियापन है तो एक दिन में नहीं जाएगा। फेंकू प्रकृति का चीकटपना होता आदमी में, वो बगैर दिखाए मानेगा नहीं, वो जी नहीं पाएगा। झूठ इतना व्यक्ति पर हावी होता है कि झूठ से इतर वो एक सेकंड जी नहीं सकता। और आप ये जितने ड्रामे शादी विवाह में समारोह में प्रतिष्ठा के नाम पर देख रहे हैं, झूठ का महातांडव है। इसमें अगर आपको प्रतिष्ठा का बोध होता है, आपका पढ़ा लिखा होना और मूर्ख होने में कोई फर्क नहीं है। यू आर टोटली इडियट पर्सन। अर्थबोध पैदा कीजिए शिक्षा का। बाबा साहब ऐसे नहीं हो जाएंगे। बाबा साहब दहेज में गाड़ी नहीं मांगे थे। जमीर पलटिए, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब, ईश्वर चंद विद्यासागर, नागा अर्जुन, कैलाश सत्यार्थी, ये सब शख्सियत हैं। राजा राम मोहन राय, ये काफिला लेके चलने वाले नेता विधायक और अधिकारी नहीं, जो जनता का पैसा चूस कर गरीबों के आगे धुआं उड़ा रहे हैं। निर्लज्ज। ऐसी संस्कृति की ओर मत बढ़िए, हमारा तो यही कहना है। और आज के दिन परमात्मा ने शायद आप लोगों में, जबकि आप जानते हैं हियरिंग हुई है, उसका अपडेट मैं नहीं दे सका हूँ, वजह बता दिया, लेकिन आज कोशिश मैंने यही की है कि आप अपने में प्योरिटी लाइए, अफसर की गरिमा वो लौटाइए जिसके लिए सन 90 का दशक जाना जाता था। 80 से 90 के बीच में जिसका चयन हुआ वो ईमानदार अधिकारी थे, बाकी नहीं। बाकी की तो वो कहानी जानता हूँ, विधिवत उनकी भी, उनके साथ दादा तक भी, भले हमारी एज उतनी नहीं है, कितने मक्कार और कितने महाधूर्त लोगों का जमावड़ा है हर डिपार्टमेंट में। तभी तो मुकदमे नहीं सुलझते। जान डाल दीजिए पढ़ने में। अगर आप रेवेन्यू में प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां, टैक्सेशन में कर रहे हैं वहां, सिविल में करते हैं वहां, ईमानदारी से पढ़िए, सीनियर के भरोसे मत रहिए, मेहनत कीजिए। और यही समय है अफसर बनने के पहले से लेकर और जिस दिन कुर्सी मिल जाए, कसम खाइए कि किसी से पूछेंगे नहीं। गलती होगी, हाई कोर्ट की डांट झेल लेंगे, लेकिन सीखेंगे खुद से। जज्बा लाइए, तब पलटेंगे उत्तर प्रदेश का भाग्य। और तब उत्तर प्रदेश की लोअर जुडिशरी
जो मर्डर मूवी में दिखाया है, सिंगापुर की कोर्ट की तरह होगा। सिंगापुर की कोर्ट कोर्ट्स में गिनी जाती है, नंबर 1 का न्यायालय हो। शर्म करिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जो काला धब्बा लगा है उसको मिटाने की जिम्मेवारी हम सब पर है, मेरी भी। और मैं आपको शपथ पूर्वक कहता हूं, जब तक परमात्मा यहां रखेगा, बगैर निर्भय अवस्था में सत्य की लाज, न्याय के लिए, सात्विकता को परिमार्जित करने के लिए, सात्विक भाव को जीवन में उतारने के लिए, परमात्मा को हमेशा सहगामी समझते हुए परमात्मा के द्वारा सब कुछ हो रहा है ये आभास कराने के लिए हर दिन पूरी प्रतिबद्धता के साथ आप लोगों के समक्ष समर्पित होता रहूँगा। बाकी लेटे हुए हनुमान जी के हाथ में है, श्री हरि नारायण विष्णु जी के हाथ में है, भगवान श्री हर महादेव शंकर जी के हाथ में, माँ जगदम्बा के हाथ में है। ये सारे देवी देवता, सारे अखंड ब्रह्मांड की शक्तियाँ ही शायद नियोजित करके ये अवसर देती हैं, तो मैं कुछ शब्द आप तक बिखेर पाता हूँ। आज की भी बातें, सारी बातें माँ जगदम्बा को निवेदित हैं। कल हम फिर मिलेंगे। जो शुरू में बताया कि अगर कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई तो मैं इमीडिएट भी आ जाऊँगा, अन्यथा आप इसी टाइम कल का इंतज़ार करेंगे। पढ़ाई बेजोड़ रखेंगे। अचानक गुड न्यूज़ एपीओ के संदर्भ में आपको जरूर मिल सकती है। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।